आज हम न्यूटन की गति के द्वितीय नियम के अनुप्रयोग और उसके ऊपर आधारित जो आंकिक प्रश्न हमें किताब में दे रखे हैं उनको समझेंगे। तो थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं, रिवाइज कर लेते हैं कि न्यूटन की गति का द्वितीय नियम क्या है। जैसा कि पिछले वीडियोस में हमने देखा था, न्यूटन की गति के द्वितीय नियम से एक और भौतिक राशि जुड़ी हुई है जिसका नाम है संवेग। संवेग क्या है? जब किसी वस्तु का वेग और उसका द्रव्यमान दोनों को मिलाकर कैलकुलेट किया जाता है, गणना की जाती है, तो उससे प्राप्त होता है हमको संवेग। और संवेग में परिवर्तन की दर, नियत समय में संवेग में परिवर्तन की दर न्यूटन की गति का द्वितीय नियम बनाती है। और उस पर एक सूत्र भी हमने याद किया था, F बराबर ma, जहाँ पर F क्या है? बल को बता रहा है, m द्रव्यमान को बता रहा है और a बता रहा है त्वरण को। तो हमने संवेग को समझा था, तो संवेग में परिवर्तन वो क्या है? त्वरण है। ठीक है, तो अब संवेग क्या होता है वो भी हमने उदाहरण से समझा था कि दो समान द्रव्यमान की वस्तु है और उनके ऊपर अगर अलग अलग वेग लगाया जाए तो जो उनको संवेग प्राप्त होगा वो भी अलग अलग होगा। और दो वस्तुएं जिनका द्रव्यमान अलग अलग है और उनको समान वेग से अगर गतिमान किया जाए तो उनका संवेग होगा तो वो भी अलग अलग होगा। तो इस तरह से हमने संवेग की धारणा को पिछले वीडियो में समझा था। अगर अभी वाले वीडियो के जो सवाल हम अच्छी तरह समझना चाहते हैं, हल करना चाहते हैं, तो उसके लिए हमको पिछला वीडियो ज़रूर देखना होगा और संवेग के जो कॉन्सेप्ट है उसको बिल्कुल क्लियर समझना होगा। ठीक है, तो अब है संवेग। न्यूटन की गति के द्वितीय नियम के जो अनुप्रयोग हैं उसके देखो हम अपने दैनिक जीवन में उनका हम इस्तेमाल करते आए हुए हैं, जाने अनजाने हम वो सब चीज़ें करते आए हैं जो कि न्यूटन की गति के द्वितीय नियम को समझने में हमें मदद करेगी। जैसे कि क्रिकेट के गेंद को कैच करना, हमारे पास भी अगर कोई गेंद को ज़ोर से फेंक रहा होता है तो हम उसको कैच करने के लिए कैच करते हैं और थोड़ी दूर तक उसको ऐसे हमारे हाथों को पीछे की तरफ लेके जाते हैं। बॉलर को भी, फील्डर को भी हमने क्रिकेट के मैदान में देखा है कि वो कैच करते हैं और उस अपने हाथ को पीछे की तरफ लेके जाते हैं। तो वो पीछे की तरफ ले जाने का क्या उद्देश्य हो सकता है? तो ये हमको समझ में आता है इस नियम से। इस नियम के अनुसार क्या है कि जब गेंद को फेंका जा रहा है, ठीक है, तो उसका संवेग, द्रव्यमान और जो उसका वेग है, तो उसका संवेग अत्यधिक हो जाता है। तो अगर जैसे ही अगर हमारे हाथ पे वो टच होगा, यानी कि उसका संवेग शून्य हो जाएगा। जब गेंद रुकेगी हमारे हाथ में आकर तो इसका मतलब उसका संवेग शून्य हो जाएगा। तो तेज स्पीड से आती हुई गेंद का संवेग अगर शून्य एकदम से हो गया, एकदम से हो जाने पर क्या होगा? वो हमारी हाथ पे चोट लगेगी, हमारी हाथ पे जोर से प्रहार होगा उस गेंद का। तो उसके संवेग को धीरे धीरे शून्य करने के लिए हम अपने हाथों को पीछे ले जाते हैं, यानी हमारे हाथों को भी गतिमान करते हैं। इससे क्या होता है कि हमारे हाथ पर चोट कम लगेगी और गेंद का संवेग शून्य होने में उसको टाइम मिल जाएगा। तो इस तरह से न्यूटन की गति का द्वितीय नियम क्रिकेट की गेंद को कैच करते समय हाथों को पीछे ले जाने को समझाता है। ठीक है, दूसरा है उच्च कूदक का प्रकरण, द केस ऑफ ए हाई जंप। जिम्नास्टिक वगैरह में हमने देखा है कि जो खिलाड़ी होते हैं वो ऊपर से जंप लगा के नीचे आते हैं, या कराटे खेलते समय भी हमने देखा है जो उनका ग्राउंड होता है तो उसके ऊपर गद्दा रखा हुआ होता है, या फिर कोई बालू की मिट्टी वगैरह होती है जो जिम्नास्टिक करते हैं उनके लिए, तो उसमें भी यही नियम लागू होता है कि वो जो जिस संवेग से वो खिलाड़ी ऊपर से कूद के आ रहा है, या कराटे में वो जोर से गिरता है उस ज़मीन के ऊपर, तो गिरते समय उनका जो संवेग होता है उसको शून्य करने में टाइम लगे। अगर वो तुरंत शून्य होगा तो उसकी वजह से क्या होगा? शरीर पर चोट लगेगी, प्रहार होगा। तो वो शून्य की गति को स्लो करने के लिए या तो बालू, रेत बिछाई जाती है, या फिर गद्दे लगाए जाते हैं, फोम के गद्दे लगाए जाते हैं जो कि उसके संवेग को धीरे से कम करते हैं और फिर जाके उस खिलाड़ी के चोट नहीं लगती। कार में सीट बेल्टों का प्रयोग, द यूज़ ऑफ सीट बेल्ट्स इन कार।
ये भी हमने देखा, कार में हम सीट बेल्ट लगाते हैं तो स्पेशली जब हाईवे पे सफ़र कर रहे होते हैं तो उस समय ज़रूर प्रयोग करना चाहिए सीट बेल्ट्स का, क्योंकि सामने से एकदम से गाड़ी आ जाती है तो अचानक से ब्रेक लगाना पड़ता है। जब अचानक से ब्रेक लगता है यानी कि जो गाड़ी का संवेग था वो हाई स्पीड पे चल रहा है, जब संवेग एकदम से ब्रेक लगाना पड़ता है यानी कि गाड़ी का संवेग शून्य करना होता है, तो उस समय हमारी बॉडी एकदम से झटके से आगे आती है। तो झटके से आगे आएगी तो वो बेल्ट क्या करेगा, उसको रोकेगा। जो हमारे ऊपर झटका लगना था वो झटका नहीं लग के वो बेल्ट उसको रोकेगा, यानी संवेग को शून्य होने में टाइम मिल जाएगा। वो इतना सा टाइम उसकी संवेग की दर को धीमे कर देगा और हमें चोट नहीं लगेगी। तो इस तरह से संवेग को शून्य करने में जो समय प्रदान किया जाता है वो न्यूटन की गति के द्वितीय नियम को समझाता है। आप कभी देखिए, अगर कोई तेज हमारी तरफ गेंद मार रहा है और हमारे हाथ को हम हिलाए बिना सीधा कैच कर लेंगे तो हमारे जोर से हाथ पे प्रहार होता है ना। तो इसी तरह से अगर हमको जोर से प्रहार नहीं करना तो हम उस गेंद को पकड़ के हमारे हाथ को पीछे की तरफ ले जाएंगे। हम अनजाने में ही ऐसा करते आए हुए होंगे कि हाथ को पीछे ले जाते हैं, लेकिन अब हमें समझ में आ रहा है कि ये हम क्यों करते हैं। हम अनजाने में ही संवेग को शून्य करते हैं और जिससे कि हमारी हाथ को चोट ना लगे। तो ये है न्यूटन की गति का द्वितीय नियम का अनुप्रयोग। इसके अलावा भी न्यूटन ने हमको दिए थे, उसका सूत्र दिया है बल का, बल बराबर द्रव्यमान गुणा त्वरण। तो उस पर आधारित कुछ न्यूमेरिकल आंकिक प्रश्न है, तो वो आंकिक प्रश्नों को भी हम इसमें हल करेंगे जो हमारी किताब में हमें दे रखे हैं, और कुछ एक्स्ट्रा भी हैं, धीरे धीरे उनको भी समझते जाते हैं। जितने ज़्यादा सवाल हम करते जाएंगे उतने ज़्यादा हम बिल्कुल पक्के होते जाएंगे इन सवालों को करने में। ये सवाल सब न्यूमेरिकल्स वगैरह क्या हैं, न्यूमेरिकल्स वगैरह एक पज़ल पहेली जैसा है। तो पहेलियों हम क्यों हल करते हैं, जिससे कि हमारे दिमाग पर जोर पड़े, और जितना हमारे दिमाग पर जोर पड़ता जाएगा उतना हमारा दिमाग क्या होता जाएगा, शार्प हो जाएगा, तेज हो जाएगा। वो बहुत तरह से किसी समस्या के आते ही वो दौड़ना शुरू करना चाहिए, वो तरह तरह से सोचना चाहिए कि इस पज़ल को ऐसे सॉल्व किया जाए, इस पज़ल को ऐसे सॉल्व किया जाए। तो वो स्थिति कब आती है, जब हम बहुत समस्याओं का सामना करते हैं। तो ये सब हमारी समस्याएं हैं, और इन समस्याओं में सबसे पहले हमको ये आइडेंटिफाई करना होता है, ये समझना होता है कि सवाल में क्या क्या दे रखा है। जब हमको ये समझ में आता है क्या क्या दे रखा है, फिर हम ढूंढते हैं कि इस सवाल में पूछा क्या जा रहा है। जो पूछा जा रहा है और जो हमें दे रखा है उन दोनों में डायरेक्ट रिलेशन है, जब तो ठीक है, हम सीधा फॉर्मूला लिख के मान को रख देंगे और हल कर लेंगे। लेकिन अगर उन दोनों के बीच में गैप है, यानी कोई एक राशि मिसिंग है, तो पहले हम उस राशि को ज्ञात करते हैं, फिर उसके बाद फॉर्मूला रखते हैं, और इस तरह से हम सवाल को हल करते हैं। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो न्यूमेरिकल करते समय अगर हम ध्यान रख लेंगे तो न्यूमेरिकल करना बहुत आसान हो जाएगा। तो देखिए, पहला सवाल हम देखते हैं। 6 किलोग्राम द्रव्यमान के एक गेंद में 4 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न करने के लिए कितने बल की आवश्यकता होगी। 6 किलोग्राम द्रव्यमान, ये हो गया हमारा m, ठीक है। 4 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, हम मात्रक से समझ पाते हैं कि ये क्या है। त्वरण हमको बता नहीं रखा, त्वरण दे रखा है तो दे रखा है तो बहुत अच्छी बात है, हम समझ गए कि ये क्या है, ए का मान है। उसके बाद है उत्पन्न करने के लिए हमें कितने बल की आवश्यकता पड़ेगी। तो हमसे क्या पूछा गया है, F पूछा गया है। तो सीधा हमको पता है F का सूत्र क्या है, F बराबर ma। तो m भी हमें दे रखा है, a भी हमको दे रखा है, तो हम सीधा ज्ञात कर लेंगे। तो इन सवालों को हल करने से पहले एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगी कि मैंने बार बार बताया है SI मात्रक। SI मात्रक क्या होते हैं। SI मात्रक है इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। ये हर जगह हम इनको काम में लेते हैं। तो जैसे कि वजन है, द्रव्यमान है, द्रव्यमान को मेज़र करने के लिए, मापने के लिए हम उसे किलोग्राम में भी नाप सकते हैं, हम ग्राम में भी नाप सकते हैं, और हम क्विंटल में भी नाप सकते हैं। लेकिन हमें जो इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट है वो बताता है कि हमको नापना किस में है, किलोग्राम में नापना है। तो SI मात्रक उसका क्या हो जाता है, किलोग्राम। तो जब भी हम न्यूमेरिकल
न्यूमेरिकल करेंगे और द्रव्यमान का मान अगर ग्राम में दे रखा है तो हम उसको पहले किलोग्राम में कन्वर्ट करेंगे, तब हम सवाल को हल करना शुरू करेंगे। तो हमारे लिए अच्छा रहेगा, आसान रहेगा उत्तर तक पहुंचना। इसी तरह से द्रव्यमान को तो किलोग्राम में नापते हैं, डिस्टेंस दूरी को हम नाप सकते हैं किलोमीटर में, मीटर में, सेंटीमीटर में, लेकिन दूरी का जो ऐसा यूनिट है वो क्या है, मीटर है। तो हमें हमेशा दूरी को किस में लिखना है, मीटर में लिखना है। इसी तरह से जो टाइम है, समय को नाप सकते हैं हम, घंटे में नाप सकते हैं, मिनट में नाप सकते हैं और सेकंड में नाप सकते हैं, लेकिन जो एसआई यूनिट है समय की वो है सेकंड। तो इस तरह से हमको द्रव्यमान को, दूरी को, समय को, इनके एसआई मात्रक को ही यूज़ करना है, ठीक है। इसलिए बार बार एसआई मात्रक का जिक्र किया जाता है, तो हमेशा हमको ये ध्यान रखना है। तो इस सवाल को हल करते हैं, देखिए तो आसान है। m की वैल्यू लिख दी जो हमको प्रश्न में दे रखी है, a की वैल्यू लिख दी, f हमसे पूछ लिया, फिर f का हमने सूत्र लिख लिया और f का मान रख लिया और 24 न्यूटन क्या है, बल का मात्रक है जो हमको मिल गया। इसके साथ साथ देखिए मात्रक का भी गुणा हो रहा है। ये जो आंकिक मान है, ये जो इनका परिमाण दे रखा है, किसका परिमाण, द्रव्यमान का परिमाण दे रखा है और त्वरण का परिमाण दे रखा है, तो साथ साथ हमको इसका गुणा भी करना होता है। 6 क्या है, किलोग्राम में है और त्वरण किस में है, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, राइट। तो इन दोनों का भी गुणा हो रहा है, तो जो उत्तर हमारे पास आ रहा है 24n, तो इसका मतलब क्या है, 24 किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। और इसी को किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का दूसरा नाम क्या है, न्यूटन है। तो हमको इनके यूनिट्स के मल्टीप्लिकेशन को भी साथ साथ समझना है। सिर्फ संख्याओं का ही गुणा नहीं हो रहा, साथ साथ इनके मात्रकों का भी गुणा हो रहा है। अगर मात्रक आपस में कैंसिल हो रहे हैं तो वो भी हमको करने होते हैं, और बचता जो मात्रक है उस मात्रक को हमको काम में लेना होता है। तो आंकिक मान के साथ साथ हम मात्रकों का भी गुणा भाग करते जाएंगे और अंत में जो उत्तर आता है उसमें मात्रक को जरूर लिखना है, बताना है कि जो पूछा गया था सवाल उसका आंकिक मान ये है और उसका मात्रक ये है, ठीक है। अगला सवाल है, 3 किलोग्राम द्रव्यमान की एक वस्तु पर आरोपित 12 न्यूटन के बल द्वारा कितना त्वरण उत्पन्न किया जाएगा। 3 किलोग्राम हो गया द्रव्यमान और 12 न्यूटन हो गया बल, और हमसे पूछ लिया a, त्वरण का मान पूछा है, तो हम आसानी से ये वैल्यू रख सकते हैं। देखिए पहले हम लिख लेंगे जो मान हमको दे रखे हैं, ये हम ज़रूर करेंगे कि प्रश्न में क्या दे रखा है, इसको हमको पहले ज़रूर नोट करना है। उसके बाद हम जानते हैं F बराबर ma, तो F की वैल्यू रख दी 12, m की वैल्यू रख दी 3, और यहाँ पे भी देखो किलोग्राम मीटर सेकंड माइनस 2, ये तो हो गया बल का मात्रक, बराबर 3 का मात्रक क्या है, किलोग्राम, तो इसका मात्रक हो गया किलोग्राम, और a का हमको निकालना है, ठीक है। अब a यहाँ पर आ गया, ये बल ऊपर चला गया और नीचे आ गया द्रव्यमान, तो यानी कि इसकी ये किलोग्राम इसके नीचे आ जाएगा, ये किलोग्राम इसके नीचे आ जाएगा, किलोग्राम से किलोग्राम कैंसिल हो गया, तो a का मात्रक क्या है, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, तो देखो यही बचा रह गया मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो इस तरह से a का मात्रक हमको मिल गया। अगला सवाल है, विराम अवस्था से प्रारंभ होकर किसी कार के वेग को 10 सेकंड में 30 मीटर प्रति सेकंड करने के लिए आवश्यक बल की गणना कीजिए। कार का द्रव्यमान 1500 किलोग्राम है। तो अब देखो इसके अंदर क्या करना है, विराम अवस्था से प्रारंभ होकर, तो इसका मतलब समझ में आ गया कि कौन जीरो है, उसका प्रारंभिक वेग जीरो है, यानी कि u का मान क्या आ गया, जीरो आ गया, राइट। किसी कार के वेग को 10 सेकंड में, यानी कि ये आ गया t, ठीक है, 30 सेकंड में 10 सेकंड में 30 मीटर प्रति सेकंड करने के लिए 30 मीटर प्रति सेकंड क्या आ गया, v आ गया, यानी कि जीरो वेग पे गाड़ी है, उसको उसका वेग कहाँ तक पहुँचाना है, 30 मीटर प्रति सेकंड तक पहुँचाना है। कितनी देर में पहुँचाना है, 10 सेकंड में पहुँचाना है। तो उसके लिए आवश्यक बल की गणना कीजिए, कितना बल लगेगा, जबकि कार का द्रव्यमान है 1500 किलोग्राम, m का मान हमको दे रखा है। तो हमको क्या ज्ञात करना है, इसके अंदर
u हमको पता है, v हमको पता, u हमको पता है, v हमको पता है, हमको क्या पता नहीं है, त्वरण पता नहीं है। तो सबसे पहले त्वरण पता करेंगे और उसके बाद हम करेंगे कि उसमें आवश्यक बल की गणना करेंगे। तो जो हम बल की गणना करते हैं उसके अंदर ही त्वरण का छुपा होता है। F बराबर ma, a का मान क्या होता है, v माइनस यू अपॉन टी। तो देखिए कैसे करेंगे सवाल को हल। सबसे पहले जो हमको सवाल में दे रखा है वो हमने उतार लिया। u 0 है, v 30 मीटर प्रति सेकंड है और t 10 सेकंड है, m 1500 किलोग्राम है, f और a हमें ज्ञात करना है। ठीक है, तो सबसे पहले a ज्ञात करने के लिए हम जिस काम में लेंगे गति का प्रथम समीकरण, जो कि हमने पिछले अध्याय में पढ़ा था। जो पिछले अध्याय में गति के हमने 3 समीकरण पढ़े थे, उन तीनों समीकरण का प्रयोग इस पाठ में भी होगा। और जहाँ जहाँ पे हमको दूरी ज्ञात करनी होगी या फिर त्वरण ज्ञात करना होगा, प्रारंभिक वेग कभी ज्ञात करना पड़ सकता है, कभी अंतिम वेग ज्ञात करना पड़ सकता है, तो उन तीनों समीकरणों का हम इस्तेमाल यहाँ पे करेंगे। तो इसके लिए ज़रूरी है कि हमको पिछला अध्याय भी अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा और तीनों समीकरण अच्छी तरह से याद होंगे। फिर इस अध्याय में जो हम पढ़ेंगे, जो सूत्र हमने पढ़े हैं, अगले चैप्टर में भी उसका उपयोग होगा। तो इसलिए हम ध्यान से एक एक चैप्टर को, एक एक वीडियो को ध्यान से समझेंगे और देखते जाएंगे। तो इस तरह से ये पहला समीकरण है, इसमें हमको v का मान पता है, u का मान पता है, a हमें ज्ञात करना है और t का मान हमें पता है। तो इस तरह से हम a का मान ज्ञात कर लेंगे। त्वरण कितना होगा, 3 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का त्वरण इसमें लगेगा। और फिर हमको बल ज्ञात करना है, तो बल ज्ञात करना आसान हो गया। F बराबर ma के अंदर m का मान रखेंगे और a जो हमने ज्ञात कर लिया उसका मान रखेंगे। इस तरह से 4500 न्यूटन का बल उस गाड़ी को देना पड़ेगा जिसका हमको 30 मीटर प्रति सेकंड वेग प्राप्त करना है 10 सेकंड में। ठीक है, तो इसमें देखो, इसमें भी हम जो मात्रक हैं उनको साथ में लिख सकते हैं। लास्ट वाले में लिख लेते हैं। देखो a बराबर 30/10, तो 30 क्या है, मीटर प्रति सेकंड, राइट, और 10 क्या है, सेकंड है। तो अपने आप ये सेकंड ऊपर चला गया तो सेकंड स्क्वायर हो गया। तो a का मान क्या आ गया, 3 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ये m किलोग्राम में है, ये मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है। तो हम जानते हैं न्यूटन का मान क्या होता है, किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो इस तरह से मात्रकों पर भी उतना ही ध्यान देना है जितना हमको आंकिक मानों पे ध्यान देना है। अगला सवाल है, एक 5 किलोग्राम द्रव्यमान वाली वस्तु पर 2 सेकंड के लिए एक नियत बल कार्यरत होता है। यह वस्तु के वेग को 3 मीटर प्रति सेकंड से बढ़ाकर 7 मीटर प्रति सेकंड कर देता है। लगाए गए बल की मात्रा ज्ञात करें। यदि इस बल को 5 सेकंड के लिए आरोपित किया जाए तो वस्तु का अंतिम वेग क्या होगा। तो इसमें हमको 2 स्थितियां बता रखी है। ठीक है, पहले तो सवाल है 5 किलोग्राम द्रव्यमान वाली वस्तु, यानी कि ये m हमको मिल गया। 2 सेकंड के लिए एक नियत बल कार्य करता है तो मिल गया हमको t। यह वस्तु के वेग को 3 मीटर प्रति सेकंड से बढ़ाकर 7 मीटर प्रति सेकंड कर देता है। तो ये हो गया u और ये हो गया v। ठीक है, तो लगाए गए बल की मात्रा ज्ञात करनी है, हमको बल ज्ञात करना है। तो बल का सूत्र लगा के इन वैल्यूज को हम रख लेंगे। देखिए, ये जो प्रश्न में हमको दे रखा है वो हमने नोट डाउन कर लिया। उसके बाद हम जानते हैं कि F बराबर ma, a का मान हम जानते हैं v माइनस यू अपॉन टी। तो a क्योंकि हमको सीधा a नहीं बता रखा, इसके अंदर हमको त्वरण डायरेक्ट नहीं बता रखा, वो हमको कैसे बता रखा है, प्रारंभिक वेग और अंतिम वेग और समय, तीनों चीज़ें हमको बता रखी है। तो हम a को कैसे लिखेंगे, v माइनस यू अपॉन टी लिखेंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि a का मान क्या है, v माइनस यू अपॉन टी है, राइट। तो इस तरह से हमने ये सवाल को, ये फॉर्मूले को हमने लिख लिया, इसके अंदर वैल्यूज़ को रखेंगे और हमको f मिल जाएगा 10n। ठीक है, तो पहली वाली स्थिति के लिए हमको उत्तर मिल गया 10 न्यूटन का बल हमको लगाना पड़ेगा। दूसरी वाली स्थिति क्या है, देखिए, अगर 5 सेकंड के लिए 2 सेकंड की बजाय 5 सेकंड के लिए बल आरोपित किया जाए,
आरोपित किया जाए तो वस्तु का अंतिम वेग क्या होगा, यानी बल कितना है उतना का उतना, कितना बल हमको निकाल रहे हैं 10 न्यूटन का बल, यानी न्यूटन जो बल लगा रहे हैं उसका मात्रक वही मान वही रह रहा है, लेकिन अंतिम वेग कितना हो जाएगा जबकि उस पर बल ज़्यादा लग रहा है और ज़्यादा समय के लिए लग रहा है, 5 सेकंड के लिए उसका बल लग रहा है। तो देखिए क्या करेंगे हम, अंतिम वेग प्राप्त करने के लिए समीकरण को पुनः लिखकर अंतिम वेग प्राप्त किया जा सकता है। देखो F बराबर u प्लस ए टी होता है, तो a का मान क्या है, F अपॉन m है गया। पिछले देखो हमने सूत्र में देखा a का मान क्या आया, m अपॉन टी आ गया, m a, अब ये a है अपॉन t आ गया। तो u, f और m और t का मान रखने पर हमको उत्तर मिल जाएगा 13 मीटर प्रति सेकंड का v, यानी कि अंतिम वेग हमें प्राप्त हो जाएगा जब 5 सेकंड के लिए और 10 न्यूटन का बल लगाया जाता है। ठीक है, अगला सवाल है, किसमें अधिक बल की आवश्यकता होगी, 2 किलोग्राम द्रव्यमान वाली किसी वस्तु को 5 मीटर प्रति सेकंड की दर से त्वरित करने में। देखो 2 स्थितियां बता रखी है, 2 किलोग्राम वाली, एक ये m1 हो गया और 5 मीटर प्रति सेकंड की दर से त्वरित करने के लिए, यानी कि ये a हो गया, तो a1 हो गया। ठीक है, उसको, या फिर 4 किलोग्राम वाली दूसरा स्थिति आ गई, m2 वस्तु को 2 मीटर प्रति सेकंड के लिए ये हो गया a2 की दर से त्वरित करने में किसमें ज़्यादा बल की आवश्यकता होगी। 2 स्थितियां, यानी दोनों स्थितियों के लिए दोनों स्थितियों के लिए हम अलग अलग f ज्ञात करेंगे। अब देखेंगे कि किस में ज़्यादा बल लगता है। देखिए कैसे करेंगे, ये हमको प्रश्न में जो था उसको 2 हिस्सों में हमने लिख लिया, m1 कितना है, m2 कितना है, a1 कितना है, a2 कितना है। ठीक है, अब पहले हमने प्रथम बल में इस वाली जो वस्तु है इसमें बल कितना लगेगा, तो F1 हमने ज्ञात कर लिया, 10 न्यूटन का बल लगेगा, m का मान रख दिया, a का मान रख दिया। तो और दूसरे वाले में हमने रख लिया m2 a2, तो इसमें लगा 8 न्यूटन का बल। तो उन दोनों वस्तुओं में किसका ज़्यादा लगा, F1 का। तो प्रश्न क्या था, किसमें अधिक बल की आवश्यकता होगी, तो किसमें अधिक बल की आवश्यकता होगी, प्रथम वाले में, जिस वस्तु का द्रव्यमान 2 किलोग्राम है उसको हिलाने में अधिक बल की आवश्यकता होगी, किसकी तुलना में, दूसरी वाले वस्तु की तुलना में। ठीक है, अगला सवाल है, एक कार 108 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल रही है और ब्रेक लगाने के बाद यह रुकने में 4 सेकंड का समय लेती है। कार पर ब्रेक लगाए जाने के बाद लगने वाले बल की गणना करें। कार के यात्रियों का कुल द्रव्यमान 1000 किलोग्राम है। अब सवाल को पढ़ लिया हमने, अब खुद अंदाज़ा लगाना होता है कि किस किस की वैल्यू हमको दे रखी है, इसमें क्या क्या करना है। तो तरीका क्या है, कब हमारी सोच कब विकसित होगी, जब हम यहाँ पे सवाल को, वीडियो को पॉज करेंगे और खुद सोचेंगे कि अब सवाल को कैसे किया जाए, क्या किया जाए, और अपनी कॉपी के अंदर उसको हल करके देखेंगे। जब मैं तुमको सवाल करके दिखाऊंगी और जो आपने सवाल किया है फिर उसको मैच करिए। अगर एक जैसा मिल जाता है तो बहुत अच्छी बात है, हम सोचने लग गए हैं, हम समझने लग गए हैं, सवाल को सही तरीके से हैंडल करने लग गए हैं। ठीक है ना। और अगर हमारे कुछ गलती रह जाती है तो हम सीखेंगे और याद रखेंगे, सवाल को वापस देखेंगे। तो इस तरह से हम स्टेप बाय स्टेप हर सवाल को करेंगे, तभी जाके जितने ज़्यादा सवाल हम हल करेंगे उतने पक्के हम होते जाएंगे। जैसे कि हम जानते हैं प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, जितनी ज़्यादा साइकिल हम चलाएंगे तो उतनी ज़्यादा साइकिल चलाने में हम परफेक्ट हो जाते हैं। उसी तरह से जितने सवाल हम करेंगे तो सवालों को करने में और समझने में हम परफेक्ट होते जाते हैं। और इसमें बहुत ज़रूरी है ऐसा करना, प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। बहुत सारे सवाल हम कर रहे हैं, करते जा रहे हैं, तो इनको आप करते जाइए और जितनी ज़्यादा हो सके बार बार करिए सवालों को। आपने 8 सवाल कर लिए, वापस से उनको देखिए, वापस से उनको हल करिए। और अभी लॉकडाउन भी चल रहा है, हमारे पास बहुत सारा टाइम होता है, तो हम बहुत सारा टाइम इन पे लगा के सीख सकते हैं। तो देखिए कार का प्रारंभिक वेग, ये हमने अच्छा भी निकाला नहीं। एक कार 108 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही है, ब्रेक लगने के बाद ये रुकने में 4 सेकंड का समय लेती है। इसका मतलब 108 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही है, तो ये हो गया u।
और ब्रेक लगने के बाद वह रुकने में 4 सेकंड का वेग समय लेती है, तो रुक गई गाड़ी, इसका मतलब उसका v कितना हो गया, 0 हो गया। ठीक है, और समय लेती है 4 सेकंड का, तो ये t का मान हमें मिल गया। और यह ब्रेक लगाए जाने के बाद बल की गणना करें, जबकि द्रव्यमान कितना है, 1000 किलोग्राम है। इसमें बाकी सब चीज़ें तो ठीक है, लेकिन जो वेग दे रखा है वो किलोमीटर प्रति घंटा दे रखा है। हमारे दिमाग में तुरंत क्लिक करना चाहिए कि ये किलोमीटर प्रति घंटा दे रखा है, और क्या होना चाहिए था, मीटर प्रति सेकंड होना चाहिए था, क्योंकि वेग मीटर प्रति सेकंड में होगा तभी हम कैलकुलेट उसको करेंगे। तो हमको सबसे पहले क्या करना है, इसको कन्वर्ट करना है, 108 किलोमीटर प्रति घंटे को कन्वर्ट करेंगे। तो देखिए 108 किलोमीटर घंटे, 108 किलोमीटर यानी हम जानते हैं 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, तो हमने इसको इसे मल्टीप्लाई कर लेंगे बटा, ये बटे का निशान है, बटा 1 घंटे के अंदर होते हैं 60 मिनट, और 1 मिनट में होते हैं 60 सेकंड। तो 60 गुणा 60 से इसको गुणा कर लेंगे, तो उत्तर आ गया हमारे पास 30 मीटर प्रति सेकंड का उसका प्रारंभिक वेग है। अंतिम वेग 0 है, जो कि हम जानते हैं। कुल द्रव्यमान 1000 किलोग्राम है। ठीक है, ये हमने लिख दिया। रोकने में लगा समय 4 सेकंड का समय लग गया। अब बल निकालना है। ये बल का सूत्र हमको पता है, F बराबर mv माइनस u अपॉन टी। इन वैल्यूज़ को रखेंगे और सवाल को हल कर लेंगे। ये माइनस का निशान आ गया। माइनस का निशान हमको क्या बता रहा है कि त्वरण कम हो रहा है, गाड़ी का मंदन हो रहा है, क्योंकि v जाकर 0 हो गया, तो ये ऋणात्मक त्वरण है, इसलिए यहाँ पे माइनस का निशान लगता है। तो ये -7500 न्यूटन का बल लगाना पड़ेगा उस गाड़ी को रोकने के लिए। ठीक है, अगला सवाल है, 5 न्यूटन का एक बल किसी द्रव्यमान m1 को 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का त्वरण देता है। ठीक है, तथा द्रव्यमान m2 को 20 मीटर प्रति सेकंड का, यानी कि दोनों वस्तु का द्रव्यमान अलग अलग है, क्योंकि जब 5 न्यूटन का बल बराबर लग रहा है, लेकिन उनका जो त्वरण आ रहा है वो अलग अलग आ रहा है, इसका मतलब उनका द्रव्यमान भी अलग अलग है। अगर दोनों द्रव्यमान को एक साथ मिला दिया जाए तो इस बल के द्वारा क्या त्वरण उत्पन्न होगा। ठीक है, जब अलग अलग कर रहे हैं तो 10 है और 20 है, लेकिन जब दोनों द्रव्यमान को मिक्स कर दिया जाए तब उसी बल का कितना त्वरण उत्पन्न होगा। तो देखो, सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, इसमें पहले तो हम लिख लेंगे कि A1 कितना है, A2 कितना है, और बल क्योंकि कॉमन है दोनों के अंदर, इसलिए हमको अलग अलग लिखने की ज़रूरत नहीं है। 5 न्यूटन का हमने बल लिख लिया। तो F बराबर F बराबर ma है, हम जानते हैं ये। तो m बराबर क्या हो जाएगा, F बटा a। तो F बटा a में हम मान रख देंगे दोनों का, 5 बटा 10, और ये वाला हो जाएगा 5 बटा 20। तो m का मान निकल गया 0.5 kg और ये हो गया 0.25 kg। ठीक है, दोनों द्रव्यमान का मान हमको प्राप्त हो गया। अब दोनों द्रव्यमान को क्या कर लेना है, मिला लेना है, यानी m1 m2 को हम जोड़ लेंगे। तो यहाँ पे हम m1 m2 को जोड़ लेंगे तो 0.75 kg आ गया। अब हमको निकालना है कि त्वरण कितना उत्पन्न होगा। तो F बराबर ma से हम त्वरण निकालेंगे, a बराबर F बटा m। तो F हम जानते हैं, बल का मान 5 है, तो m अभी हमने निकाला 0.75, इस वैल्यू को रखेंगे और इसको गणना कर लेंगे, तो हमको मिल जाएगा कितना त्वरण उत्पन्न होगा। दोनों द्रव्यमान को मिक्स करने के बाद 6.67 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न होगा। ठीक है, एक लंबी मेज पर सीधी रेखा में जा रही 20 ग्राम द्रव्यमान की गेंद का वेग समय ग्राफ में चित्र दिया गया है। गेंद को विराम अवस्था में लाने के लिए मेज द्वारा कितना बल लगेगा। तो हमको इस प्रश्न के अंदर डायरेक्ट राशियाँ नहीं दे रखी कि वेग कितना था, फिर उसके बाद उसमें प्रारंभिक वेग और अंतिम वेग में हमको अंतर नहीं बता रखा। वो सब चीज़ें हमको समझनी है इस ग्राफ के माध्यम से। तो ग्राफ में देखो, वेग और समय का ग्राफ दे रखा है हमें, और वेग दे रखा है सेंटीमीटर पर सेकंड में दे रखा है, और समय दे रखा है हमको सेकंड में दे रखा है। ठीक है, तो अब इसमें हमको देखना है ये जो स्लोप ऑफ द ग्राफ है ये हमें क्या बता रहा है। तो वेग समय ग्राफ के अंदर हम जानते हैं कि स्लोप ऑफ द ग्राफ बताता है, हमें त्वरण के बारे में बताता है। तो त्वरण में क्या होगा, एक वेग होगा प्रारंभिक वेग और दूसरा वेग होगा अंतिम वेग। तो जो
वस्तु है, एक लंबी मेज पर द्रव्यमान की गेंद है, तो जो गेंद है उसका वेग स्टार्टिंग में कितना था, यानी प्रारंभिक वेग कितना था, 20 सेंटीमीटर प्रति सेकंड था। ठीक है, और वो स्लोप यहाँ पे जाके ख़त्म हो गया। इसका मतलब उसका जो वेग है वो कम होते 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 उसका वेग 0 हो गया। इसमें समय कितना लगा, 10 सेकंड का इसमें समय लगा। तो हमको ग्राफ से समझना है कि u कितना था, v कितना हो गया और t कितना है, और फिर हमको ज्ञात करना है कि मेज द्वारा कितना बल लगेगा। तो मेज कैसे बल लगाएगी ये हमको सोचना है। तो मेज पे कौन सा बल लगेगा, अगर गेंद को लुढ़का रहे हैं मेज के ऊपर और गेंद लुढ़कती लुढ़कती थोड़ी देर में जाके रुक गई, तो इस पे कौन सा बल लगा, घर्षण बल। तो घर्षण बल के द्वारा जो गेंद की सतह है और मेज की सतह के आपस में घर्षण से जो बल पैदा हुआ, जिसकी वजह से एक गतिमान गेंद रुक जाती है, तो वो कौन सा बल हुआ, घर्षण बल। तो उसका मान क्या होगा वो हमें ज्ञात करना है। ठीक है, तो हमको प्रश्न में क्या क्या दे रखा है, पहले हम वो नोट डाउन करेंगे कि गेंद का प्रारंभिक वेग हमने ग्राफ से समझ लिया 20 सेंटीमीटर प्रति सेकंड। अंतिम वेग, क्योंकि वो गेंद अंत में जाके रुक गई है, तो v कितना हो गया, 0। और समय हमने देख लिया ग्राफ के अंदर कि 10 सेकंड का समय है। तो ग्राफ एक सीधी रेखा में है, इससे स्पष्ट है कि एक नियत, ये क्या है, नियत त्वरित बल से चल रही है, मतलब लगातार उसका वेग कम होता जा रहा है। तो त्वरण कितना हो जाएगा, va बराबर v माइनस यू अपॉन टी। ये हम त्वरण का सूत्र जानते हैं, वैल्यूज़ को रखेंगे और हमको मिल जाएगा -0.02 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का त्वरण हो गया। तो माइनस का निशान क्यों रखा हुआ है, क्योंकि स्पीड कम होती जा रही है, मंदन हो रहा है, ऋणात्मक त्वरण है, इसलिए यहाँ पे माइनस का निशान लगा हुआ है। ठीक है, तो देखो इसका मात्रक भी हम साथ साथ ले लेते हैं। दोनों का मात्रक क्या है, सेंटीमीटर पर सेकंड, और नीचे क्या है, एक और सेकंड आ गया, इसलिए जो त्वरण है उसका मात्रक क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर, ये सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर प्रति सेकंड स्क्वायर इसका त्वरण आ गया। ठीक है, अब हमको ज्ञात करना है बल। तो इस त्वरण का इस्तेमाल करते हुए द्रव्यमान हमको गेंद का पता ही है कितना है, तो हम बल की गणना कर लेंगे। F बराबर ma, तो m का मान हमने रख दिया, 20 ग्राम की गेंद है और उसका त्वरण हो गया 0.02, और ये हो गया 1000। 1000 क्या हो गया इसका, जो 20 ग्राम की जो गेंद है, देखिए यहाँ पे कितना है, गेंद का द्रव्यमान है 20 ग्राम। ठीक है, तो यहाँ पे हमने इसको अलग से लिखा नहीं है, तो एक बार हम समझ लेते हैं। m का मान कितना हुआ, 20 ग्राम। तो इसको हमको कन्वर्ट करना है SI यूनिट, जो कि हमने जाना था किलोमीटर में, और किलोग्राम में चेंज करना है। तो इसमें जब हम 1000 का भाग देंगे तो ये किस में हो जाएगा, किलोग्राम में चेंज हो जाएगा। तो इसलिए हमने इसको डायरेक्ट यहाँ पे कर लिया कि 20/1000, और त्वरण कितना आया था, 0.02। तो ये हमने यहाँ पे लिख दिया और इससे हल किया तो 0.0004 न्यूटन का घर्षण बल इसके ऊपर लगा। तो 20 ग्राम की जो गेंद है उसको उसने 10 सेकंड के अंदर विराम अवस्था में ले आई। तो इस तरह से हमने न्यूटन की गति के द्वितीय नियम के अनुप्रयोगों को समझा और आंकिक प्रश्न को समझा। ये जो सभी आंकिक प्रश्न थे ये सारे F बराबर ma इसके ऊपर आधारित थे, या फिर इससे पहले जो सूत्र हमने पढ़े थे उसके ऊपर आधारित थे। अब जब हम तीसरा नियम पढ़ेंगे, न्यूटन की गति का तृतीय नियम पढ़ेंगे अगले वीडियो में, और उसमें हमको एक और सूत्र मिलेगा। और फिर जब लास्ट में अभ्यास प्रश्न हम करेंगे तो उसमें सभी का समावेश होगा, सभी सूत्रों का, सभी नियमों के ऊपर आधारित आंकिक प्रश्न होंगे। तो हमारे पास जाकर बहुत बड़ी सवाल आएंगे, बहुत सारे सवाल आएंगे जिनको हमें हल करना होगा। तो धीरे धीरे अगर हम एक एक कॉन्सेप्ट को, एक एक अवधारणा को समझते चलेंगे तो फिर हमारे लिए बहुत आसानी हो जाएगी। अब करते करते अगर आप लगातार मेरे साथ पढ़ते जा रहे हैं तो आपको समझ में आ रहा होगा इतना मुश्किल नहीं है जितना हम सोचा करते थे, और इतना उलझा हुआ भी नहीं है। ज़रूरत किसकी होती है, स्टेप बाय स्टेप इसको समझने की। तो ये एक टिप है जो कि न्यूमेरिकल हल करने में काम आता है कि आप स्टेप बाय स्टेप एक एक चीज़ को समझो और उसका इस्तेमाल करो, तो न्यूमेरिकल आसानी से हो जाएंगे। तो अगले वीडियो में मिलते हैं हम न्यूटन की गति के तृतीय नियम के साथ। थैंक यू।